Good evening everyone. Today we are going to discuss about the chapter number 1 of class 12, that is challenges of nation building. जैसा कि शुरुआत होती है इस चैप्टर की पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक स्पीच जो उन्होंने एट मिडनाइट चलो क्लॉक 14 अगस्त 1947 को दी थी. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा. हर बार आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आप लोगों के कि वो किसने दी थी. ट्रिस्ट विद डेस्टिनी. इट वाज गिवन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एट मिडनाइट. ठीक है जी, मिडनाइट 14 अगस्त 1947. और इसमें क्या था, नेहरू जी ने बताया था कि आज हम आज़ाद तो हो रहे हैं बट इसके साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं कि जिसको हमें साकार करना है, उसको फुलफ़िल करना है. व्हाट वाज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि माइनॉरिटीज़ को भी हमने साथ में लेके चलना है, उनके भी बेटरमेंट के लिए काम करना है. एंड प्लस डेमोक्रेटिक एक हमने क्या बनाना है, नेशन बनाना है. ठीक है जी, दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. एंड और फूड ऑफ थॉट, क्या हम उसको अचीव कर पाए हैं, तो ये भी ज़रूरी है, हमें उसको अचीव करना है. तो चलिए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एट मिडनाइट 14 अगस्त 1947. दैट इज़ द क्वेश्चन. आई थिंक सबको याद हो गया होगा, इसी से शुरुआत होती है. तो उसमें क्या बताया गया बेसिकली कि जो हालात थे जब हम आज़ाद हुए, है ना, क्या सिचुएशन थी उस समय. ऑब्वियसली वी वर हैप्पी बट उसके साथ साथ काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हमें फेस करनी पड़ी. वायलेंस वाज देयर क्योंकि हमारा टू नेशन थ्योरी जो जिन्ना की एक आइडियोलॉजी थी कि हम रिलीजन के बेस पे हम कंट्रीज़ को डिवाइड करेंगे. ठीक है जी. बट आपको लगता है क्या इंडिया में सिर्फ हिंदूज ही थे? नहीं, बहुत थे. क्रिश्चियंस वर देयर, सिख्स वर देयर, जैनीज वर देयर, बुद्धिज़्म वॉज देयर. बहुत बहुत डाइवर्सिटी हम अपने देश में आज भी देखते हैं और पहले भी देखते थे. तो जिस बेस पे बेटा हमारा जो डिवीज़न हुआ, हमने बोला कि मेजॉरिटी के बेस पे होगा. बट मेजॉरिटी के बेस पे आप रातों रात अगर आप ये बोल दें, इस आज तो इंटरनेट है, कम्युनिकेशन इज़ सो फास्ट. बट आप सोचिए कि उस समय जब कम्युनिकेशन नहीं था, लोग आराम से अपने घरों में रह रहे थे और आप लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं, अब हमें क्या करना है, नेशंस को डिवाइड करना है. एक नेशन से दो नेशन बन जाएंगे और एक पाकिस्तान बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, भारत बन जाएगा, इंडिया बन जाएगा. तो बेटा ये डिवीज़न किस बेस पे हुआ? ये डिवीज़न इस बेस पे हुआ कि वेस्टर्न पंजाब में ज़्यादा मुस्लिम्स हैं तो उसको वेस्टर्न पाकिस्तान बना दिया जाए, और जो बंगाल है वहाँ पर क्या है, ज़्यादा मुस्लिम ईस्टर्न पार्ट में है तो उसको हम ईस्टर्न पाकिस्तान बना देते हैं. बट क्या ये इतना आसान था? उस पर भी काफ़ी चैलेंजेस हमें सहने पड़े जो कि आपके इसी चैप्टर में हैं, क्योंकि वहाँ पर और भी कम्युनिटीज़ रह रही थी. हिंदूज़ भी थे, सिख्स भी थे. सेम ऐसे ही हमारी इंडिया में भी क्या था कि मुस्लिम्स कई माइग्रेट होकर जाना चाहते थे, कई नहीं जाना चाहते थे. बट कईयों को फोर्सिबली भी हमने देखा कि माइग्रेशन हुआ, वायलेंस हुआ. ठीक है जी. तो ये जो चैलेंजेस थे वो इतने ज़्यादा दर्दनाक थे कि इसी चैप्टर में आपका गांधी जी का भी एक रेफरेंस आएगा कि कैसे उन्होंने बंगाल में रह के जो उन्होंने एक फास्ट किया एंड लोगों से अपील की कि हमें बहुत शांतिपूर्वक इन सब चीज़ों का समाधान निकालना चाहिए. उसका कुछ असर तो हुआ, बट दिल्ली में भी अगर हम देखें तो मतलब देश के बहुत सारे हिस्सों में क्या हुआ, ये वायलेंस हमने देखने को मिला. स्पेशली जो अमृतसर एंड बंगाल, ये जो थे ये हम लोगों के कम्युनल जोन्स बन गए थे बेटा. ठीक है जी. बहुत लाहौर, इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा हमने देखने को मिला कि ये कम्युनल जोन का इन्होंने रूप दे दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वायलेंस हो गया. तो ये एक चैलेंज था जो हम लोगों को एज अ नेशन हम लोगों को इसको क्या करना था बेटे, इसका समाधान निकालना था. तो जो चैलेंजेस ऑफ नेशन है उसमें आप ये भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में यू पीपल कैन गिव दिस कि क्या रीजंस थे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ये सब चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो बेटा आपके इस चैप्टर में कुछ क्लिप्स दी गई हैं, पिक्चर्स दी गई हैं जिसमें क्या कहते हैं आप न्यूज़पेपर कटिंग्स देखेंगे. उसमें जिन्ना की एक स्पीच देखेंगे जिसमें वो बता रहे हैं यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, एवरीथिंग लाइक इट हैज़ बीन रिटन. दैट वाज ऑन 11th अगस्त 1947. ये क्लिप मैं अभी यहाँ पे लगा दूँगी. तो इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको. हु सेड दिस, है ना, एंड व्हाट वाज द रेफरेंस. इवन अमृता प्रीतम की जो एक बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है
Okay, today I was Waris Shah, speak from your grave. Once a daughter of Punjab cried and you wrote a wailing saga. What is this? ये सब मतलब दुख दिखा रहे हैं अमृता प्रीतम का कि कैसे वो वॉयलेंस जो था वो हमारे जो हमने एक सपना देखा था, बट कहीं ना कहीं इसने हमें एक डिवाइड किया है, हमें एक परमानेंट एक वूंड दे के गए हैं, एक बहुत बड़ा दुख दे के गए हैं. तो ये सब भी अगर आप इस चैप्टर को अगर माइन्यूटली अगर रीड करेंगे लाइन बाय लाइन, क्योंकि आप लोग पढ़ते तो हो नहीं, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हो, बट कई बार क्या होता है सीबीएसई इनमें से कुछ क्लिप्स या कुछ आपको एक्सट्रैक्ट निकाल के दे देते हैं एंड दे आस्क द क्वेश्चंस. इसके अलावा एक रेफरेंस है जवाहरलाल नेहरू जी का, जो कि उन्होंने 15 अक्टूबर 1947 को किया था, जिसमें वो बोल रहे थे कि माइनॉरिटी जैसे मुस्लिम्स हैं तो उनको भी यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है, दे विल ऑल्सो गेट द इक्वल ट्रीटमेंट हियर, है ना, डेमोक्रेटिक स्टेट हमारी बनेगी, है ना. तो ये सब चीज़ें जो हैं, हमने सोच हमारी यहाँ पर ऐसी थी कि हम लोग, क्योंकि चाहे वो इंडिया था या पाकिस्तान था, सभी फ्रीडम के लिए लड़ रहे थे. किसी को नहीं पता था कि ये बाद में जाके दो देश बनेंगे. एम तो हमारा स्वतंत्रता पाने का था, अब वो अलग अलग पाने का तो बाद में डिसाइड हुआ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुख दोनों जगह पर ही था कि नहीं, ये वॉयलेंस नहीं होना चाहिए था. तो ऐसे एक्सट्रैक्ट आपकी बुक में हैं, ये आपको पढ़ने चाहिए और आपको देखना चाहिए, और उससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चंस बेटे आप लोगों के आ जाते हैं. ठीक है जी. अब इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है जी, वो वॉयलेंस हुआ, अभी उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बने, है ना, व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पार्टीशन. ये भी कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन कई बार अगर आ जाए तो आपको क्या कहना है उसमें. डिस्प्लेसमेंट, रिहैबिलिटेशन, क्योंकि माइग्रेशन करके जो लोग आ रहे थे उनको रिहैबिलिटेट करना था, उनको दोबारा से हमने बसाना था, है ना. तो ये भी आप उसमें आंसर में अपने लिख सकते हैं. डिस्प्लेसमेंट वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, कैसे अपनी ज़मीन जायदाद, अपना पैसा सब छोड़कर हमारे देश में या वहाँ पर लोग जा रहे थे माइग्रेट होके, दैट वाज द प्रॉब्लम. तो इन सब को आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं. एंड बेटे इसमें आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा जिसमें NWFP मतलब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि जिसके लीडर थे कौन, खान अब्दुल गफ्फार खान. ठीक है जी, NWFP आप इसको लिख लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है. ठीक है जी. तो ये भी बिल्कुल अपोज थे कि नहीं, हमें रिलीजन के बेस पे पाकिस्तान नहीं बनाना, बट उनको भी नहीं माना गया. ही वॉज टोटली अपोज टू दैट, बट फिर भी उनकी मांग को नहीं माना गया, और जो NWFP जो प्रोविंस था वो कहाँ पर शामिल हुआ, पाकिस्तान में, ऑन द बेसिस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम्स. तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बेटा जैसे लाहौर, अमृतसर एंड कोलकाता, ये आपके कम्युनल जोन्स डिक्लेयर कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पर बहुत लूटपाट, रेप्स, मतलब इतनी एट्रॉसिटीज़ इन जगहों पर थी कि इसको बयान करना बहुत ही मुश्किल है. तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में आप इसको डाल सकते हैं. ये इसके अलावा जो है, अब हमने बोला कि लोगों का तो माइग्रेशन हुआ ही हुआ, बट इसके साथ साथ आप बिलीव कीजिए कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था, है ना, इवन जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज थी, टेबल चेयर, टाइपराइटर्स, इवन योर आर्मी एंड योर ब्यूरोक्रेट्स, है ना, दे वर ऑल डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. आप सोचें कि आपने एक सोच रखी थी कि हम क्या करेंगे, एक ही देश में रहेंगे, बट आपको उनको भी डिवाइड करना पड़ रहा है. कहाँ पर, इंडिया और पाकिस्तान में. तो ये भी चीज़ें हुई हैं. आज सुन के बहुत अजीब लगता है, बट ऐसा हुआ था. ठीक है. और ये पार्टीशन किस किस का हुआ, ये पार्टीशन रेलवे का भी हुआ, पॉलिटिशियंस का भी हुआ. बहुत सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं कि इस चीज़ ने सेपरेशन किया, बट इस चीज़ के सेपरेशन को, अपने दर्द को उजागर किया हमारे कई पोएट्स ने, कई राइटर्स ने, फिल्म मेकर्स ने, है ना, इस चीज़ को निकाला, और उन्होंने ये बोला कि ये पार्टीशन ऑफ नेशन नहीं है, ये पार्टीशन ऑफ हार्ट है. ठीक है जी. इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको आर्ट से रिलेटेड आपको बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी. जिसमें मैंने अमृता प्रीतम का एक रेफरेंस दिया, आपको मूवीज़ मिल जाएंगी जिसमें गर्म हवा मूवी है, ये आपकी बुक में भी इसका मेंशन किया गया है. प्लीज़ वॉच इट एंड इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी. और इससे आपको पता चलेगा कि वो पार्टीशन टाइम कैसा था और किन किन चीज़ों से हम लोगों को गुजरना पड़ा.
सिर्फ इंडिया ही नहीं, इवन पाकिस्तान के भी जो वासी थे उन लोगों को भी बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले इसमें महात्मा गांधी का एक रेफरेंस दिया गया है, उनका सेक्रीफाइस जो हमने सबको पता है कि कई लाइक ही वॉज अपोज टू बिल्डिंग टू नेशंस, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि हमने एक सपना सजोया था कि भारत एक फ्री कंट्री हो जिसमें हम सब मिलजुल कर डेमोक्रेटिकली हम लोग रहें, बट ऐसा हो नहीं पाया। बट कई लोगों ने उनको भी इस चीज़ का जिम्मेदार ठहराया कि हमने उसी समय इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई। तो 30 जनवरी 1948 को जो हमने देखा कि नाथूराम गोडसे जिनकी वजह से प्रेयर मीटिंग जो एक चल रही थी दिल्ली में, उन्होंने जो 3 बुलेट्स उन पे दागी, उसकी वजह से इंस्टेंटली उनका निधन हो गया था। तो ये रेफरेंस भी आपकी इस बुक में दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो मैंशनड हियर। चलिए अब हमने प्रोसेस ऑफ पार्टीशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ पार्टीशन तो हमने इस चैप्टर में जो है उसको हमने कवर कर दिया है। बट अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। बेटा तो अभी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको रट लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। ये चैलेंज हम लोगों के लिए, इंडिया के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि हमने यूनाइट करके अपने इंडिया को रखना था। और अब जैसा आप सबको पता है कि ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस भी थे और उसके साथ साथ हमारे प्रिंसली स्टेट्स भी थे। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, जिसपे पपेट रूलर्स थे, जिनको कुछ ब्रिटिशर्स ने इंटरनल अफेयर से रिलेटेड कुछ पावर्स दी हुई थी कि आप उसको अपना एंजॉय कर सकते हैं। तो ऐसे जो स्टेट्स थी उनको हम बोलते थे प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पर नवाब रूल कर रहे थे, कोई राजा रूल कर रहे होंगे, तो ऐसे निज़ाम रूल कर रहे थे। तो ये थी प्रिंसली स्टेट्स। अब क्या हुआ, जब ये 1947 15 अगस्त को जब ये बात हुई कि आपको आज़ादी मिल जाएगी, बट उससे पहले ही जो ब्रिटिशर्स ने उनको एक ऑफ़र किया कि आप पर डिपेंड करता है कि आप भारत में रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना शामिल होना चाहते हैं, या फिर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। अब आप देखिए कितनी बड़ी दुविधा हो गई, क्योंकि एक छोटी सी स्टेट, ठीक है, अब वो बोले कि हमें इंडिपेंडेंट रहना है, चाहे पाकिस्तान में रहना है चाहे इंडिया में रहना है। इज़ इट पॉसिबल? नो, इट वाज नॉट पॉसिबल। बट कई स्टेट्स थी, उन्होंने बोला कि हम इंडिपेंडेंट भी रहना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ देम अग्रीड कि ठीक है जी, हम इंडिया में रहना चाहते हैं। आप सोचें, जो हमने यूनाइटेड इंडिया का एक सपना संजोया था, उसके लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई। तो सबसे पहले जो निज़ाम थे त्रावणकोर के, उन्होंने बोला आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट स्टेट। अब उनकी देखा देखी हैदराबाद के जो थे उन्होंने भी बोल दिया कि मैं भी आज़ाद रहना चाहता हूँ, मेरी भी इंडिपेंडेंट स्टेट हो। इज़ इट पॉसिबल? तो ये प्रॉब्लम्स हम लोगों के लिए बढ़ती गई। वो क्या प्रॉब्लम होगी? अब ये सोचा जाए तो कि भाई इंडिया तो बहुत सारे टुकड़ों में बट जाएगा, जो सपना सजोया था वो तो नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम जो थी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों के लिए। अब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी, जो इंटरिम गवर्नमेंट जब हमारे इलेक्शंस तो नहीं हुए थे, तो पहले से अपॉइंटेड जो गवर्नमेंट थी, जो नेहरू जी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक डिसीजन लिया। उस समय हम लोगों के जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। इसको आप, इस क्वेश्चन को भी आप रट लीजिएगा कि उन्होंने इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया के लिए, प्रिंसली स्टेट्स के लिए सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे पॉजिटिव रोल प्ले किया। उन्होंने काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं, लाइक दे वर 565 प्रिंसली स्टेट्स, तो उन्होंने काफ़ी हद तक हम लोगों को अपनी जो ये प्रिंसली स्टेट्स थी उसको भारत में शामिल होने के लिए, चाहे डिप्लोमेटिकली कहें या कैसे भी कहें, उन्होंने इन्फ्लुएंस किया कि वो भारत में शामिल हों, और ऐसा हुआ भी। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज का उड़ीसा को अगर आप देखें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसमें 26 स्मॉल स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, और वो बोलें कि मुझे अलग होना है। तो ये क्या यूनाइटेड भारत का जो सपना है वो पूरा हो सकता था? नहीं। और बहुत ही फ़नी है, लाइक 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशंस कहाँ पर थे बेटे? सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात। ये तो छोटी 119 छोटी हम बोल सकते हैं स्टेट्स, और उसके अलावा 14 बिग स्टेट्स वर देयर इन गुजरात।
तो आप सोचें कि ये अगर छोटी छोटी अगर स्टेट्स इंडिपेंडेंट होती तो आज जो हम भारत देख रहे हैं वो नहीं। और इसका श्रेय हमें किसको देना चाहिए? जिनको हम लौह पुरुष और आयरन पुरुष, आयरन मैन कहते हैं, वो है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय हमारे होम मिनिस्टर, और वो उनका रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज जो हम भारत देखते हैं वो सपना जो है साकार करने का, वो हमारे इन्हीं की देन है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। अब बेटा ये हुआ कैसे? क्योंकि हमने क्या किया, क्या अप्रोच हमने इसमें अपनाई? हमने ये अप्रोच अपनाई कि पहले तो जो खुद से ही हमारे भारत में शामिल होना चाहते थे, यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल होना चाहते थे, उन्होंने अपने आप से साइन किया कि हाँ जी, हम अपनी इच्छा से हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। बट इसके अलावा जो है बहुत डिप्लोमेटिकली हमने ये भी बोला उन प्रिंसली स्टेट्स को जो चाहते थे कि हमारी कुछ ऑटोनॉमी हो, हमारा कुछ अधिकार हो, तो हमने उनको ये अधिकार भी दिया, है ना जी, जो आप लोगों ने सुना होगा, जिसमें हम उनको कई पेंशन्स भी देते थे। तो ऐसे ल्योर किया गया उनको कि आप भारत में शामिल हों, हम आपको ये प्रिविलेजेस देंगे। ठीक है जी। तो इन तरीक़ों से हम बोल सकते हैं कि हमने इन स्टेट्स को, प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में शामिल करने के लिए परसुएट किया, उनको आकर्षित किया कि आप भारत में आएँ, आपको ये प्रिविलेजेस भी मिलेंगे और आपको एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी मिलेगी, जो कि भारत में ही सिर्फ पॉसिबल है। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाट इज़ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन? इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन वो है ये एक डॉक्यूमेंट है बेसिकली, ठीक है, जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स के जो निज़ाम या नवाब या किंग्स स्वेच्छा से साइन करते थे कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इसको भी आप रट लीजिएगा। उसको साइन करने के बाद क्या होता था, वो भारत में शामिल हो सकते थे प्रिंसली स्टेट्स। तो बिफोर 15 अगस्त 1947 हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे वर विलिंग कि हाँ, हम भारत में ही शामिल होना चाहते हैं।